दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार स्टडी माफिया की पाठशाला में। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ लास्ट वीडियो से जुड़ी बातें। दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है, इसके उदय कैसे हुआ। दूसरे बात मैंने बताया था दूसरी वीडियो में कि शीत युद्ध जो है और पुराना शीत युद्ध वो क्या है, इसका पहला चरण क्या है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मैं दोनों टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाएं, पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप उनको समझ पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा देतांत। जी हाँ दोस्तों, देतांत के उदय के कारण और हम इसकी घटना के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, देतांत क्या है, इसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे, इसको सही तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि दोनों महाशक्तियों का युद्ध करना संभव नहीं है। अगर युद्ध होता है तो दोनों का विनाश निश्चित है और एक छोटी सी गलती भयंकर विनाश कर सकती है। 1945 से 1962 तक दोनों महाशक्तियां बड़े पैमाने पर हथियारों पर खर्च कर रही थी, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा था। अतः दोनों हथियारों पर खर्च कम करना चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के अनेक देश आज़ाद हो गए और इन तीसरी दुनिया के देशों को सैनिक रूप से शक्तिशाली बनने से रोकना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में 1962 के बाद तनाव में कमी का दौर आरंभ हुआ, जिसे देतांत कहते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर समझा एक परिचय के तरीके से कि देतांत क्या है। आइए अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में देतांत का अर्थ क्या है। यह शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है डिटेंट से बना है, जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता या तनाव में कमी। इस शब्द का प्रयोग उस युग के लिए किया जाता है जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध का तनाव कम हो गया था। दोस्तों, अब हमने समझा कि देतांत का अर्थ क्या है एक्चुअल में, या अगर मैं कह दूं कि देतांत का अर्थ तनाव में कमी है और एक ऐसा समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी आ रही थी। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं देतांत क्यों आया, देतांत का आखिर क्या रीज़न रहा कि इसका उदय हुआ। तो इसका कुछ रीज़न है, तो एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला रीज़न था वो था राष्ट्रीय हित, जिसमें क्या था कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियारों पर खर्च किए, जिसके कारण यह विचार उत्पन्न हुआ कि हथियारों पर खर्च कम करके अपने देश के विकास को बढ़ावा दिया जाए, और दोनों ने अपने राष्ट्र को देखते हुए देतांत को अपनाया। दूसरा जो रीज़न रहा वो रहा सोवियत संघ की खराब स्थिति। शीत युद्ध में अत्यधिक खर्च के कारण यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति तेजी से खराब हो रही थी, इसलिए यूएसएसआर आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़ गया। इसलिए अब वह तनाव कम करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहता था। तो दोस्तों, इसका तीसरा रीजन था यूएसए की कच्ची माल की आवश्यकता, जिसमें तो क्या था, यूएसए को अपने उद्योगों और विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। यूएसएसआर में खनिजों के विशाल भंडार थे, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए तनाव कम करना आवश्यक था, इसलिए यूएसए ने भी देतांत को अपनाया था। इसका चौथा रीजन यह था कि परमाणु शक्ति में संतुलन। सर्वप्रथम यूएसए ने 1945 में परमाणु बम का निर्माण किया, शीघ्र ही यूएसएसआर ने इसका निर्माण कर लिया, जिससे दोनों के बीच शक्ति का संतुलन हो गया। अब दोनों के लिए युद्ध करना संभव नहीं था और दोनों ने तनाव कम करने का समर्थन किया। इसका पांचवा रीजन था तनावपूर्ण वातावरण, जिसमें क्या था, शीत युद्ध के कारण तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ था और किसी भी समय युद्ध हो सकता था, जिसके कारण दोनों देशों के लिए समस्या बनी रहती थी हर वक्त, और दोनों ने तनाव को कम करने के लिए इस देतांत को अपनाया था। और दोस्तों, इसकी जो छठी आलोचना थी वो थी सोवियत शक्ति में कमी। अब क्या था, सोवियत संघ का जो गुट था वो टूटने लगा था और सोवियत शक्ति जो थी कम होने से यूएसए को उससे खतरा कम हो गया, और इसलिए यूएसए ने देतांत को अपनाया। इसका सातवां रीजन ये था कि गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। इसमें क्या था कि तीसरी दुनिया के 9 जो आज़ाद यानी स्वतंत्र देशों में गुट निरपेक्षता की नीति लोकप्रिय हुई और 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ।
इन गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों महाशक्तियों पर तनाव को कम करने का दबाव डाला, जिससे देतांत को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों ये 7 रीजन थे देतांत की उदय के। अब हम बात करते हैं देतांत की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। दोस्तों इसमें भी कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे कि मास्को समझौता हुआ, बर्लिन समझौता हुआ, पूर्वी और पश्चिमी में समझौता हुआ, कोरिया समझौता हुआ। तो पहला क्या था, मास्को समझौता, जिसमें क्या था कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी तनाव का मुख्य केंद्र था, क्योंकि पश्चिम जर्मनी पर यूएसए का और पूर्वी जर्मनी पर यूएसएसआर का नियंत्रण था। इस तनाव को कम करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि यूएसएसआर पश्चिमी जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। इसकी जो दूसरी घटना थी वो थी बर्लिन समझौता। शीत युद्ध में बर्लिन जर्मनी में तनाव था और यूएसएसआर ने बर्लिन की घेराबंदी कर दी थी, जिससे तनाव उत्पन्न हो गया था और 1971 में समझौता हुआ, जिसके अनुसार पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सकते थे, जिससे तनाव कम हो गया। इसकी जो तीसरी घटना थी वो थी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में समझौता। नवंबर 1972 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया। और इसकी चौथी घटना थी कोरिया समझौता। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 1971 में समझौता हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच संबंधों की अदला बदली की जाएगी, जिससे तनाव में कमी आई। तो दोस्तों इसकी ये थी 4 प्रमुख घटनाएं देतांत की। अब हम बात करते हैं इसकी अगली हेडिंग, हथियारों पर नियंत्रण, जिसमें सीमित परमाणु परीक्षण था और परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी, और तीसरी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 फर्स्ट, और चौथी थी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2nd। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे जो हथियारों पर नियंत्रण किया गया था। जो पहली इसकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी सीमित परमाणु परीक्षण, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1962 में यह संधि हुई। इस संधि के अनुसार वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षण के समझौते पर रोक लगा दी गई। बाद में यह संधि सीटीबीटी में बदल गई, जो सभी स्थानों में परमाणु परीक्षण में रोक लगाती है। इसकी जो दूसरा था वो था परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी। इस संधि के अनुसार परमाणु हथियार उन्हीं देशों को रखने का अधिकार है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु शक्ति या बम का निर्माण कर लिया था। यह संधि केवल यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश मान लिया। इस संधि का उद्देश्य उन देशों को अन्य देशों को परमाणु शक्ति का निर्माण करने और उन्हें प्राप्त करने से रोकना था। तो दोस्तों ये थे इसके 2 हथियारों पर जो नियंत्रण किया गया था। इसके 2 आ गए। अब हम बात करते हैं तीसरी की, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। 1969 में हथियारों को कम करने के लिए बातचीत आरंभ हुई, जिसके फलस्वरूप 1972 में 2 समझौते हुए। पहला परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि यानी कि एबीएम ट्रीटी, दूसरा सामूहिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने के लिए आंतरिक समझौता। तो दोस्तों ये समझौते 2 हुए थे 1972 में। इसे चौथी जो नियंत्रण था वो था सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2nd। अभी पहला फर्स्ट था, अब हम बात करते हैं 2nd। हथियारों को सीमित करने के लिए दूसरी वार्ता नवंबर 1979 में हुई, जिसके फलस्वरूप हथियारों को सीमित करने की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों ये थे इसके हथियारों पर नियंत्रण करने की 4 संधि। तो दोस्तों इस प्रकार क्या था, देतांत के युग में तनाव और हथियारों को कम करने के संबंध में अनेक प्रयास किए गए। दोस्तों अब क्या था, 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिससे शीत युद्ध एक बार फिर आरंभ हो गया और देतांत का जो था वो समाप्त हो गया। दोस्तों देतांत के कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी है दोस्तों, जिसमें जो आलोचना है वो ये देतांत की प्रक्रिया लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, जिससे धीरे धीरे देतांत खंडित होने लगा और फिर दूसरे नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई। देतांत से दोनों महाशक्तियों के राजनीतिक मतभेदों का हल नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना जरूरी रखा। सोवियत संघ की यह दलील रही कि देतांत से उसे नुकसान हुआ है, इसलिए वो देतांत को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका ने देतांत को चीन तथा सोवियत संघ के साथ सौदेबाजी के रूप में प्रयोग करने की चाल चली, जिसका परिणाम स्वरूप देतांत खंडित होने लगा।
या फिर इसकी आलोचना होगी। अमेरिका में भी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के विदेश नीति के प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप देतांत पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। बच्चा है इसमें निष्कर्ष। दोस्तों निष्कर्ष इसमें हम क्या लिखेंगे कि देतांत की प्रक्रिया का व्यापक रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बाद अंत में ये कहा जा सकता है कि देतांत की टूटती हुई प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में आने वाले गतिरोध, मतभेदों और बाधाओं के कारण दूसरा नया शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये जो था आपका निष्कर्ष के साथ जो आंसर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको इसको कहीं भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप कहाँ पर सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों हो सकेगा मैं कमेंट्स के जरिए ही आपको वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है, बिल्कुल सेम, आपको कुछ फेरबदल नहीं करने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।